everyone, this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, आज मैं फिर से केमिकल इंजीनियरिंग का मैकेनिक और ऑपरेशन सब्जेक्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम पहले प्रीवियस लेसन में हम टॉपिक कवर कर चुके हैं साइड रिडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, आज उसी का सब टॉपिक है क्रशर्स एंड इट्स टाइप को। साइज रिडक्शन में जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि साइज रिडक्शन में हमने पढ़ा कि बेसिकली साइज रिडक्शन हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और सॉलिड को कट और ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस में कर देते हैं, और इसको मेनली चार तरीके से कॉमनली वेज हैं जो साइज रिडक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे कंप्रेशन, इम्पैक्ट, आर्ट्रीशन, कटिंग। ठीक है, हमने ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये भी जाना कि क्रशर्स और ग्राइंडर्स हैं जो मेजर यूज़ होते हैं इन साइज रिडक्शन में, और इसके आइडियल कंडीशन भी क्या है। जो क्रशर और ग्राइंडर के तीन आइडियल कंडीशन मैंने बताई थी। क्रशिंग एफिशिएंसी पढ़ी हमने, क्रशिंग एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी हमने पढ़ी। थ्योरीज पढ़ी साइज रिडक्शन से रिलेटेड, तीन थ्योरीज थी, रिटिंजर लॉ, किक्स लॉ और बॉन्ड लॉ। साथ ही में हमने वर्क इंडेक्स के बारे में भी पढ़ा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो हैं हम अपकमिंग लेक्चर में करेंगे, जिसमें मैं सब इकट्ठे आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। ठीक है, तो आज के दिन हम क्रशर्स के बारे में और इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्रशर्स से। तो बेसिकली क्रशर्स जो है वो स्लो स्पीड मशीन है फॉर कोर्स रिडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, मेनली 3 to 4 टाइप्स ऑफ क्रशर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जॉ क्रशर, गायट्री क्रशर, स्मूथ रोल क्रशर एंड टूथ रोल क्रशर। ये चार टाइप के क्रशर्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जॉ क्रशर, गायट्री क्रशर, स्मूथ रोल क्रशर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस्ड जॉ क्रशर, जिसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉ क्रशर हम ले रहे हैं, ब्लेक जॉ क्रशर ले रहे हैं। तो वो ये ब्लेक जॉ क्रशर का फिगर है, जिसमें आपको दिख रहा है कि एक फिक्स्ड जॉ है, लेफ्ट हैंड साइड पे फिक्स्ड जॉ है हमारे पास, और राइट हैंड साइड पे जो फ्लाइंग व्हील से अटैच है वो मूवेबल जॉ है। ठीक है, टॉप एंड से जहाँ मैंने लिखा है फीड, वहाँ से हम फीड इनपुट करेंगे और नीचे डिस्चार्ज निकल जाएगा। जो ये शेडेड पोर्शन है वो हार्ड एंड जॉ फेस है, जिसकी वजह से क्रश थोड़ा फ्रिक्शन जनरेट होता है, और ये जो बेंडेड जो हमारा जॉ है वो मूवेबल जॉ वो पिवोट से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लेक जॉ क्रशर का डायग्राम। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग फीड जो एडमिट करते हैं बिटवीन टू जॉज, ये दोनों के बीच में जो हम फीड को एडमिट करते हैं, जो कि वी शेप में है। वी शेप में कैसे है कि आप देख रहे हैं कि बॉटम की साइड वो नैरो होते जा रहे हैं और अपर साइड, टॉप साइड पे बहुत ब्रॉड है। तो इसके वन जॉ जो है वो फिक्स्ड है और अदर जो है मूवेबल है। ठीक है, तो रेसिप्रोकेट, और ये जो सिस्टम है वो रेसिप्रोकेट इन द हॉरिजेंटल प्लेन पे कर रहा है। ठीक है, ये जो मूवेबल जॉ है जो वो 20 to 30 डिग्री एंगल मेंटेन कर रहा है, किससे? फिक्स जॉ से। ठीक है, और जो ये जॉ फेसेस हैं आर फ्लैट, और ये जो जॉ फेसेस हैं वो फ्लैट है और थोड़ा ब्लंच इन शेप है स्लाइटली, ताकि रफ और थोड़ा उभरे हुए हैं। ठीक है, तो लार्ज जो भी लार्ज लम्प्स जो बिटवीन इसके बीच में जाते हैं अपर पार्ट से, तो वो ब्रोक हो जाते हैं। जो जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो वो जैसे जैसे पाथ उसका नैरो होता जाता है वो ब्रोकन होते जाते हैं छोटे छोटे पार्ट में, और जो नहीं पाते वो रिक्रश होते हैं इन द नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर अमाउंट में क्रश हो जाते हैं, जो परफेक्ट मतलब उसका शेप है, परफेक्ट प्रोडक्ट का जो फॉर्म है वो अगर मेंटेन हो जाते हैं तो वो बॉटम से डिस्चार्ज से निकल जाते हैं। ठीक है, तो जो जॉ ओपनिंग है, तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, टॉप से हमें प्रोडक्ट डालना है, जो बड़े एंड है वो मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ के बीच में आके ब्रेकआउट हो जाएंगे, और मतलब ये छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो ये ओपन जॉ, जो ये जॉ की ओपनिंग और क्लोजिंग जो हो रही है वो कम से कम 250 to 400 टाइम्स पर मिनट होती है।
ठीक है, 250 टू 400 टाइम्स पर मिनट होती है। अब इसकी जो फीड है, जो हमारे पास फीड की साइज़ होगी वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1.8 मीटर डायमीटर की होती है, और प्रोडक्ट की जो साइज़ हमें मिलती है इससे वो होगी 250 mm। जो जॉ क्रशर की कैपेसिटी होती है वो होती है 100,000 टन पर आवर। अगर हम स्मॉल क्रशर लेते हैं तो वो हमारे पे फीड जो है वो जो फीड जो होगा वो अगर हमारा स्मॉलर क्रशर है वो प्री क्रश्ड होगा, मतलब पहले से हम उसको एक बार क्रश्ड किए हुए, ज़्यादा बड़े पार्टिकल नहीं ले सकते हैं, मतलब थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल प्री क्रश्ड फीड हम यूज़ करेंगे, और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होगा 6 to 50 mm फॉर स्मॉलर क्रशर के लिए। ठीक है, तो ये थी अबाउट जॉ क्रशर के बारे में कि किस टाइप का होता है, किस स्पीड से चलता है और कितने रोटेशन लेता है। अब हम आते हैं गायट्री क्रशर के ऊपर, जो कि बेस्ड ऑन दी रोटेशनल मोशन पे है। तो इसके स्केचमेटिक डायग्राम को हम देखें तो डायग्राम ये आप देख रहे हैं कि ये एक कोनिकल क्रशिंग हेड गायट्री इनसाइड द फनल। ये इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये कोनिकल हेड जो दिख रहा है वो कोनिकल शेप में है, जो कि ये स्पिंडल से कनेक्ट है। ये जो बीच का ये जो रॉड आपको दिख रहा है वो रोटेट होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम फीड डालेंगे, जो ये फनल टाइप के जो पोर्शन दिख रहा है उसके बीच में हम फीड डालेंगे, और जो ये कोनिकल हेड है वो स्पिंडल के साथ मूव होता जाएगा। तो उस मूव की वजह से जो इनका जो बॉटम है, जो बिल्कुल एंड पे जो ये दिख रहा है, एंड पे आप देख रहे हैं कि नैरो हो गया, वहाँ पे आते आते वो टकराएगा, दोनों मतलब साइड वॉल से टकराएगा और ये कोनिकल हेड टकराएगा और वो ब्रेक कर देगा सॉलिड को। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इन अ गायरेटरी क्रशर अ कोनिकल हेड गायरेट मीन्स घूमना इनसाइड द फनल शेप केसिंग। ये जो फनल शेप केसिंग है उसके अंदर पे जो कोनिकल हेड है वो गायरेट घूमता है। ठीक है, ओपन एट द टॉप जो ओपन है, तो solid caught in the V-shape space between the head and casing are broken। जो भी सॉलिड जो वी शेप केसिंग में आते हैं वो जो टकराते हैं और ब्रोकन हो जाते हैं, एंड रीब्रोकन अंटिल दे पास आउट द बॉटम। जब तक से वो रीब्रोकन होते जाएंगे, जब तक से वो नैरो बॉटम की साइज़ तक के नहीं बन जाएंगे, उतने छोटे नहीं हो जाएंगे कि वो नीचे से डिस्चार्ज हो सके, तो उतनी बार रीब्रोकन होते जाएंगे। द क्रशर हेड इज़ फ्री टू रोटेट। ये जो क्रशर हेड है वो फ्री टू रोटेट है ऑन द शाफ्ट एंड टर्न स्लोली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विथ मटेरियल बीइंग क्रश्ड। ठीक है, ये इसका जो शाफ्ट वर्क है वो स्लोली है क्योंकि वो टकराने से, जो सॉलिड को टकराने से उसकी वजह से फ्रिक्शन भी जनरेट हो रहा है। तो गायरेटरी इज़ द रोटरी मशीन रदर देन द रेसिप्रोकेटिंग मशीन। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि पहले वाली जो जॉ क्रशर था वो रेसिप्रोकेटिंग मशीन था, और ये जो है वो रोटेशनल मोशन पे डिपेंड करता है, तो रोटेटरी मशीन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद द लोड ऑन द मोटर इज़ नियरली यूनिफॉर्म। जो भी लोड होता है वो नियरली यूनिफॉर्म होता है। लेस मेंटेनेंस इसको रिक्वायर्ड होता है देन द जॉ क्रशर, एंड द पावर रिक्वायरमेंट पर टन ऑफ द मटेरियल क्रश इज स्मॉलर। इवन जो पावर हमें, एक तो मेंटेनेंस कम है, ऊपर से जॉ क्रशर से जो हमें पावर रिक्वायर्ड है पर टन को क्रश करने के लिए वो भी हमें कम लग रहा है। फॉर दिस रीजन, ये सब रीज़न की वजह से गायरेटरी क्रशर इज़ वाइडली यूज फॉर द प्रीलिमिनरी ब्रेकिंग ऑफ हार्ड रॉक, एंड द जॉ क्रशर इज being gradually restricted to the smaller installation where the first cost is of the importance। ठीक है, तो हमें ये 2-3 जो रीज़न है कि एक यूनिफॉर्म, इसका मोटर लोड पे यूनिफॉर्म है, लोड पूरा यूनिफॉर्म है, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट है, फिर जो इसका पावर रिक्वायरमेंट है वो पर टन वो भी कम है, तो इसलिए ये जॉ क्रशर से ज़्यादा प्राइमरी यूज़ होता है। द कैपेसिटी ऑफ द गायरेटरी क्रशर। अब जो हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी के बारे में, तो
कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी ऑफ द गायट्री क्रशर वेरीज विथ जॉ सेटिंग। जो हमारी ये जो कैपेसिटी है वो किस किस के बेस पे वेरी करती है, एक तो जॉ सेटिंग पे, द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फीड एंड द स्पीड ऑफ गायट्री ऑफ द मशीन। तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, जॉ सेटिंग, इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, the impact strength and the feed and the speed of gyratory of the machine. तो ये इसके बारे में हो गया। और स्पीड ऑफ द क्रशिंग हेड के जो हम रेंज है पर मिनट में, गायट्री पर मिनट में, वो हो गई 125 to 425 गायट्री पर आवर, सॉरी ये पर मिनट है, ये पर मिनट होगा। और कैपेसिटी जो है वो हो गई बिगेस्ट गायट्री, फॉर कैपेसिटी ऑफ बिगेस्ट गायट्री, जो सबसे बड़ा जो गायट्री है वो उसकी कैपेसिटी हो गई हमारी 4500 टन्स पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया गायट्री क्रशर के बारे में। अब हम आ जाते हैं, थर्ड वन इज स्मूथ रोल क्रशर के बारे में पढ़ते हैं। तो स्मूथ रोल क्रशर जो बेसिकली है, ये डायग्राम आपको मैं शो कर देती हूँ। तो स्मूथ रोल क्रशर्स जो है वो बेसिकली 2 मेटल्स बॉल है जो आपस में 2D डिस्टेंस पे अटैच है। ठीक है, उसके बीच में हम सॉलिड, उन दो के बीच में हम सॉलिड को इंसर्ट करते हैं और ये दोनों मूव करते हैं। जो स्मूथ रोल क्रशर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2D है, और जो उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स आएगा तो वो ब्रेकआउट होके फिर निकलता है। तो देखिए इस फिगर में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे मेटल बॉल है उसका रेडियस हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो हमारा जो टॉप से पार्टिकल, जो टॉप से हमारा पार्टिकल आ रहा है, उस पार्टिकल का रेडियस हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो और दोनों के बीच के दो मेटल रॉड बॉल के बीच का डिस्टेंस 2D है। ठीक है, अब हम इसका जो फोर्स इस पे लगेगा पार्टिकल के ऊपर, वो फोर्स को रिजॉल्व करें तो उसके कंपोनेंट हो जाएंगे Ft, जो हम मान लेते हैं टेंजेंशियल फोर्स जो पड़ रहा है, तो ये Ft जो हॉरिजॉन्टल में होगा Ft साइन अल्फा हो जाएगा, और जो वर्टिकल से डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है वो फोर्स हो जाएगा Ft कॉस अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से हम रेडियस को इसके लिए कर लेते हैं, रेडियल फोर्स निकाल लेते हैं। तो हम किसका एंगल देखेंगे, कहाँ से, मेटल बॉल्स की तरफ से देख लेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा Fr कॉस अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा Fr साइन अल्फा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो किसी भी ये साइड में आप फिगर देख रहे हैं जिसमें मैंने दिखाया कि फीड ऊपर से हम लोग डाल रहे हैं और ये दोनों रोटेट होंगे एक साइड में, मतलब एक क्लॉकवाइज, मतलब दोनों इनवर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं बॉल्स। ठीक है, इनवर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो फीड हम ऊपर से डालेंगे पार्टिकल, वो इनके अंदर की तरफ जाएगा और ब्रेकआउट होके वो डिस्चार्ज नीचे से निकल जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, फॉर क्रशिंग के लिए हमें क्या चाहिए कि Ft, जो हमारा Ft है फॉर क्रशिंग के लिए, Ft जो है Ft कॉस अल्फा, जो टेंजेंशियल फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए Fr साइन अल्फा से, जो Fr साइन अल्फा से ज़्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली जो यहाँ पे तो Ft क्या हो गया कि म्यू टाइम्स ऑफ Fr हो गया। बेसिकली यहाँ म्यू जो है ये फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द मटेरियल एंड द रोल, जो मटेरियल होगा उस और इस रोल के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा, सॉरी, वो होगा। ठीक है, तो Ft की वैल्यू हो गई म्यू Fr। तो Ft की वैल्यू हम इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो Ft इक्वेशन हो जाएगा म्यू Fr कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन Fr साइन अल्फा। यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को निकाल सकते हैं ताकि म्यू इज़ ग्रेटर देन दी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो बेसिकली म्यू, तो इससे रीअरेंज करने से साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इज़ ग्रेटर देन टेन अल्फा। और अब हम बात करते हैं कॉस अल्फा की बात। अगर हम कॉस अल्फा की बात करें यहाँ,
ये एंगल जो अल्फ़ा एंगल है वो मेंटेन कर रहे हैं, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी r प्लस डी अपॉन r प्लस स्मॉल r। तो यहाँ पे d क्या है, d जो है वो हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द गैप बिटवीन द रोल, जो हाफ जो विड्थ है गैप बिटवीन द, और r जो है वो मेटल रोल का रेडियस है और स्मॉल r जो पार्टिकल का रेडियस है। तो इस तरीके से हम कॉस अल्फ़ा भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि दी वेट ऑफ द मटेरियल एक्टिंग डाउनवर्ड, जो वेट हमारा जो मटेरियल का जो वेट है वो एक्टिंग डाउनवर्ड इज़ नॉट कंसीडर, जो हम लोग वेट एक्टिंग कर रहे हैं वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं इन द फोर्स बैलेंस, बिकॉज फोर्स बैलेंस में हम लोग वेट को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि स्मूथ रोल क्रशर इज़ सेकेंडरी क्रशर विथ फीड मटेरियल स्मॉलर इन साइज। जो हमारा स्मूथ रोल क्रशर है वो सेकेंडरी क्रशर है, प्राइमरी क्रशर नहीं है, तो सेकेंडरी क्रशर है, जो इसलिए वो फीड मटेरियल है वो पहले ही स्मॉल साइज़ में है, तो लो इन वेट है, तो उसका वेट भी लो है। तो यहाँ पे हम एंगल ऑफ निप जो ले रहे हैं हम वो लेंगे फिर 2 अल्फ़ा। अब एंगल ऑफ निप क्या होता है, ये जो एंगल बिटवीन द रोल फेस, जो रोल फेस एंड द लेवल, जो लेवल से बना रहा है रोल फेस, where they will just take hold a particle and draw it into the crushing zone, तो वो एंगल ऑफ निप कहलाएगा। तो ये 2 heavy smooth face metal rolls हैं turn into a horizontal axis are to be working element of the smooth roll crusher. Particles of the feed caught between the particles of the feed caught between the rolls and broke into a compressor and drop out below. The roll टर्न टूवर्ड्स ईच अदर, जो रोल्स हैं वो एक दूसरे के तरफ रोल कर रहे हैं इन दिस सेम स्पीड। दे हैव रिलेटिवली नैरो फेसेस एंड लार्ज इन डायमीटर सो दैट दे कैन निप मॉडरेटली लार्ज लम्प। तो जो ये रोल्स हैं वो 24 इंच डाया विथ 12 इंच फेसेस के हैं, और पहला रोल और भी हो सकते हैं कि 78 इंच इन डाया विथ 36 इंच फेस के। ठीक है, रोल स्पीड जो हमारा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 50 to 200 रेडियन पर मिनट वेरी करेगा। और स्मूथ रोल क्रशर है जो सेकेंडरी क्रशर है विथ फीड, जो हमारी जो फीड की रेंज होगी वो होगी 1/2 to 3, मतलब 1/2 to 3 इंच के करीब साइज़ में होगी, और जो प्रोडक्ट होगा वो हमें 1/2 इंच मतलब 0.5 इंच टू अबाउट 1 mm तक क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके क्या मतलब स्पीड और फीड की साइज़ के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं लिमिटिंग साइज़ डीपी मैक्सिमम। अगर लिमिटिंग साइज़ की बात करें तो डीपी मैक्सिमम ऑफ द पार्टिकल दैट कैन बी निप्ड बाय द रोल डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द रोल सरफेस, बट द मोस्ट द केसेस इट कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द डीपी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीपी 0.04 R प्लस डी से। ठीक है, तो ये चीज़ें थी तब जो आपको इसमें निपिंग रोल में स्मूथ रोल क्रशर में आपको पढ़नी थी। ये सारी चीज़ें, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है, ये न्यूमेरिकल्स में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में आपको कराऊंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एक साइज़ रिडक्शन इक्विपमेंट के बारे में, जो पर्टिकुलरली हमने मतलब क्या कौन क्रशर से क्या क्या कितने टाइप के हैं वो सेपरेट करके मैंने एक जगह लिखा है। जैसे कि ये थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी कम दिख रही है मुझे, लेकिन आप इसमें PDF अटैच है, उसमें भी लिखा हुआ, आप उससे देख के पढ़ सकते हैं। तो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट है, द प्रिंसिपल टाइप ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स आर। तो प्रिंसिपल टाइप ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, क्रशर्स, ग्राइंडर्स, अल्ट्रा ग्राइंडर्स एंड कटिंग मशीन्स। तो क्रशर्स में कोर्स ऑफ फाइन प्रोडक्ट कंप्रेशन से किया जाता है, तो उसमें कंप्रेशन से किया जाता है, तो उसमें कौन कौन से क्रशर्स आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा जॉ क्रशर,
जॉ क्रशर, गायट्री क्रशर, क्रशिंग रोल। क्रशिंग रोल में 2 टाइप के रोल्स होते हैं, स्मूथ रोल जो कि मैंने आपको बता दिया, टूथ रोल ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, टूथ रोल क्रशर, ठीक है। सेकेंड आ जाता है गायट्री क्रशर जो कि इंटरमीडिएट और फाइन प्रोडक्ट के लिए होता है, जो इम्पैक्ट और आर्ट्रीशन प्रोसेस यूज़ करके होता है। तो उसमें इक्विपमेंट्स आ जाएंगे हैमर मिल, रोलिंग कंप्रेशर मिल, बाउल मिल, रोलर मिल, आर्ट्रीशन मिल, टम्बलिंग मिल, रॉड मिल, बॉल मिल, ट्यूब मिल, ये इसके अंदर में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर। आर्ट्रीशन के प्रोसेस से होता है, जैसे कि हैमर मिल विथ इंटरनल क्लासिफिकेशन, फ्लूइड एनर्जी मिल, एजिटेटेड मिल, ठीक है। फोर्थ आ जाता है कटिंग मशीन जो कि कटिंग एक्शन से होता है, नाइफ कटर्स, फिर स्लटर्स, डिसेंलर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये था इक्विपमेंट के बारे में और क्रशर्स के बारे में, ठीक है। तो आज का लेसन यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में या तो हम न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे या तो हम ग्राइंडर के बारे में पढ़ेंगे। अब ग्राइंडर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके ग्राइंडर्स कैसे होते हैं, फिर अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स हो गया, फिर इक्विपमेंट ऑपरेशंस कैसे हो गया, ओपन सर्किट ऑपरेशन क्या हो गया, क्लोज सर्किट ऑपरेशन, एनर्जी कंजम्पशन, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम आएंगे सॉलिड सेपरेशन प्रोसेस में, जिसमें हम स्क्रीनिंग, जिंगिंग, टैबलिंग, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और फ्लोटेशन वाली चीज़ें पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप ज़रूर से इसके PDF लिंक से आप PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में मैं साथ में इंटरव्यू क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन भी आपको बता रही हूँ। अभी तक मैंने 5 एपिसोड किए हैं, उसमें फ्लूइड और अब मास ट्रांसफ़र के मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। फ्लूइड के भी चलेंगे, मास ट्रांसफ़र के चलेंगे, साथ में थर्मो और हीट ट्रांसफ़र भी इंक्लूड मैं करूँगी। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।